नमस्कार साथियों, साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज के इस सत्र में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु जो कि संज्ञा प्रकरण में जोड़ा गया है, सवर्ण संज्ञा। ठीक है, सवर्ण संज्ञा क्या होती है, किन वर्णों की होती है, किन की नहीं होती है, इसमें क्या सूत्र है, क्या कोई वार्तिक इसके अंदर आता है, सारा कुछ देखने वाले हैं आज के इस सत्र में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सवर्ण संज्ञा को हम सबसे पहले सूत्र से पढ़ते हैं। सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या कहा मैंने? तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सवर्ण संज्ञा का सूत्र है। इस सूत्र का स्पष्टीकरण सुनिएगा कि तुल्य है जिनके आस्य, आस्य का तात्पर्य है उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान। और प्रयत्न, प्रयत्न का तात्पर्य है आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न कौन से? जो हमने पढ़े थे स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, वो वाले। ठीक है, तुल्य हैं जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न वे वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो वर्णमाला है, संस्कृत वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। राइट, तो यहाँ पर हमारे सामने एक सूत्र आया है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सवर्ण संज्ञा का। इसका स्पष्टीकरण हमने समझा। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्थान आभ्यंतर यत्न समान होते हैं उनको हम सवर्ण कहेंगे। ठीक है, वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण हैं, लेकिन यहाँ पर एक वार्तिक आता है, वो है ना झलौ। इस वार्तिक से हल वर्णों की, हल वर्ण जो है नाच छलौ मतलब हल वर्ण, व्यंजन वर्णों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। इस वार्तिक से व्यंजन वर्णों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। मीन्स वर्णमाला में जो कुल वर्ण हमने पढ़े थे उसका एक बहुत बड़ा भाग तो हट गया। मीन्स उसमें हमें सवर्ण संज्ञा चेक ही नहीं करनी है कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान समान है कि नहीं, आभ्यंतर यत्न समान है कि नहीं। ये सारी मेहनत हमारी खत्म। ठीक है, तो हमें इस पे काम नहीं करना है। अब शेष रहे क्या? केवल स्वर वर्ण। स्वर वर्णों में जब हम सवर्ण संज्ञा चेक करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, स्वर वर्णों में भी कहा है कि दीर्घ स्वर सवर्ण होते हुए भी नहीं माने जाते हैं। कितना इम्पोर्टेंट नियम है ये कि दीर्घ स्वरों की सवर्ण संज्ञा मैं आपको चेक करके बता दूंगी, होते हैं वो, लेकिन होते हुए भी वह सवर्ण नहीं माने जाते हैं। ये भी एक वार्तिक के अनुसार नियम बताया गया है। दीर्घ स्वरों की भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, होंगे तो भी वो सवर्ण संज्ञा नहीं माने जाएंगे, मीन्स उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, मीन्स आप समझ जाएंगे। अब रहे क्या हमारे सामने? शेष क्या रह गए हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके दीर्घ रूप होते हैं उनमें सवर्ण संज्ञा हमें चेक करनी है। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर ये ह्रस्व स्वर लिखे हुए हैं, इनकी सवर्ण संज्ञा हमें चेक करनी रहेगी। ये सवर्ण आपस में होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, सवर्ण संज्ञा चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ। हमारी संस्कृत वर्णमाला में कोई भी स्वर जो होता है उसका विभाजन कैसे होता है, पहले हम इसको समझेंगे, तभी सवर्ण संज्ञा हमें समझ में आएगी। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपके सामने लिखा है अस्वर। ये अस्वर जो है 3 प्रकार का होता है। उच्चारण समय के आधार पर पाणिनि शिक्षा में इसे हमने ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लूत 3 भागों में बांटा था। 3 प्रकार इसके देखे थे।
ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत, इनको कैसे लिखा जाता है वो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए। ह्रस्व अ, दीर्घ अ और प्लूत अ। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। अब बात आती है कि ये जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत विभाजन हुआ है, क्या इनका अपर विभाजन भी होता है? हाँ, इनका अपर विभाजन भी होता है। कैसे? ये जो है प्रत्येक, इनके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ऐसे भेद हो जाते हैं। तो कौन कौन से भेद हुए? उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित, ये तीन भेद इसके हो गए, जो कि हमने बाह्य यत्नों के आधार पर विभाजन देखे थे। ठीक है, स्वरों के तीन बाह्य यत्न होते हैं ना, इसलिए ये स्वरों की बात हो रही है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीन प्रकार के होते हैं। ये भी ऐसे ही तीन प्रकार का हो जाएगा। दीर्घ वाला प्लूत भी तीन प्रकार का हो जाएगा, है ना, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है, मैं लिख कर बता देती हूँ कैसे इनको लिखा जाता है। आइए, ऋस्व अ की बात हो रही है। ऋस्व अ उदात्त, जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई चिन्ह नहीं होता, ये। ऋस्व अ अनुदात्त और ऋस्व अ स्वरित, ये हुई बात। इसी प्रकार से दीर्घ अ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन भेदों में बनेगा। प्लूत अ भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीन भेदों में बनेगा। आप इनको लिख करके देख लीजिएगा। क्या इनका फर्दर और डिवीजन होता है? क्या और विभाजित ये होते हैं? हाँ, ये दो प्रकार से पुनः विभाजित होते हैं। एक तो होता है अनुनासिक और एक होता है अननुनासिक। अनुनासिक मतलब एक तो अनुनासिक वाला, अनुनासिक, और एक अनुनासिक वाला नहीं, मीन्स अननुनासिक। इन्हें कैसे लिखा जाता है वो भी देख लीजिए। ये तो है अनुनासिक और ये है अननुनासिक, जिसपे चिन्ह नहीं लगा। तो इसके भी वैसे ही भेद हो जाएंगे, इसके भी ऐसे ही भेद हो जाएंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे, आई होप सो। इनको आप बना करके देख लीजिएगा। ये मैंने केवल अ की बात की है, ठीक है, सिर्फ अ स्वर की बात कर रही हूं मैं। अब मैं यहाँ पर सारे भेद लिख देती हूँ, आप लोग देखें कि मैं कैसे इनका विभाजन कर रही हूँ, है ना। ये अनुदात्त अ है, अनुदात्त अ, अनुनासिक, अनुदात्त अ, अननुनासिक, स्वरित अ, स्वरित का चिन्ह भी लगेगा और अनुनासिक का भी लगेगा, और ये बिना अनुनासिक वाला। ठीक है, इसी प्रकार से इनके भी पूरे पूरे विभाजन हो जाएंगे। बच्चों, आप लोगों ने अभी केवल ऋस्व अ का विभाजन देखा है, ये ऐसे हुआ है। ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह यहाँ पर हो गए, तो छह इसके भी हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये कुल हो जाता है हमारा 18 प्रकार का, है ना, क्योंकि प्लूत में भी छह भेद इसके बनेंगे। ऋस्व, दीर्घ और प्लूत कुल मिलाकर जो ये लास्ट में भेद हमारे बन जाएंगे, ये होंगे कितने? 18। कितने हो जाएंगे? 18। अब जो हमारा अस्वर है, जिसका ऋस्व और दीर्घ दोनों बन रहा है, इसके 18 भेद। ई के भी 18 भेद, उ के भी 18 भेद, री के भी 18 भेद, री के 12 भेद। क्यों? क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, री वाली ये जो तालिका भी मैंने अ की बना के बताई है, ऐसे आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, ये री है, इसका दीर्घ नहीं होता है, तो ये ऋस्व और प्लूत, ऐसे दो ही विभाजन इसके होंगे। फिर आगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन दोनों तरफ पर, और फिर यहाँ पर अनुनासिक, अननुनासिक, ऐसे करके ये कुल हो जाएंगे 12। ठीक है, री का दीर्घ नहीं होता इसलिए। तो इसके बाद आने वाले ये ए, आई, ओ एवं औ, इन चारों दीर्घ वर्णों के भी 12-12 ही होंगे, क्योंकि इनमें ऋस्व नहीं होता है। Am I right? सही कह रही हूं मैं?
ये हो गए हमारे इनके कुल भेद। ठीक है, ये सवर्ण संज्ञा में ही पठित पाठ्य बिंदु है। आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में देखिएगा। जैसे पूछा जाता है कि निम्न में से किसके 18 भेद हैं या 18 भेद नहीं है, या निम्न में से किसके द्वादश भेद हैं या द्वादश भेद नहीं है। आपको सब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अ से लेकर के ये री तक, इन सभी के 18-18 भेद हो रहे हैं। री से लेकर के औ तक इन सभी के 12-12 भेद हो रहे हैं। तो 18 भेद कितने स्वर वर्णों के हैं? 4। और 12 भेद कितने स्वर वर्णों के हैं? 5। ठीक है, यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखो, हम सवर्ण संज्ञा की बात कर रहे थे और हम यहाँ भेदों पर आ गए हैं। कोई बात नहीं, आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये बताना भी जरूरी था, है ना। अब जब हम सवर्ण संज्ञा की बात कर रहे थे, मैंने कहा था ये 4 दीर्घ जो होते हैं इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, दीर्घ स्वरों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। इन स्वरों की, ह्रस्व स्वरों की ही सवर्ण संज्ञा होती है। अब मैं आपको वापस पीछे लेकर जाती हूँ। देखिए, ये सवर्ण संज्ञा का सूत्र आपने पढ़ा ही है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य हैं जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न वे सवर्ण कहलाते हैं। तो आपके सामने पहला स्वर लिखा हुआ है अ, इसका दीर्घ रूप भी आपके समक्ष है ना। तो यहाँ पर उच्चारण स्थानों की बात अगर हम करें, उच्चारण स्थान, है ना, अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। और दीर्घ अ का उच्चारण स्थान भी कंठ है। और इनके आभ्यंतर यत्न की बात हम करें तो आभ्यंतर यत्न इन दोनों का क्या हो जाता है? विवृत। क्या इनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान है? हाँ है, दोनों स्वरों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान है। ई की बात करें तो ई का उच्चारण स्थान तालु होता है और इनके अभ्यंतर यत्न विवृत ही होते हैं। स्वर हैं, स्वरों के सभी के अभ्यंतर यत्न विवृत होंगे, तो कोई डाउट वाली बात नहीं। तो इन दोनों के भी उच्चारण स्थान अभ्यंतर यत्न समान हुए, इसलिए ये सवर्ण संज्ञक हैं। जिन स्वरों की सवर्ण संज्ञा हम चेक कर रहे हैं उनके उच्चारण स्थान और अभ्यंतर यत्न देखने होंगे। उ के उच्चारण स्थान ओष्ठ है एवं आभ्यंतर यत्न विवृत है, तो इनकी भी सवर्ण संज्ञा होती है। री और दीर्घ री, री और दीर्घ री की बात हो रही है, इनके उच्चारण स्थान मूर्धा है और आभ्यंतर यत्न विवृत है, तो इनकी भी सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, अब रही बात री की। हम देख रहे हैं सवर्ण संज्ञा ह्रस्व और दीर्घ रूपों में हो रही है। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ रूपों में हो रही है। अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दूं कि देखो, जैसे मैंने और आ की दीर्घ और आ की सवर्ण संज्ञा चेक की है, ऐसे और ई की चेक करके देख लेते हैं। अ का उच्चारण स्थान तो कंठ है ना, लेकिन उ ई का उच्चारण स्थान तालु है। ये उच्चारण स्थानों की विभिन्नता के कारण सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं, है ना। मतलब आपस में आप सवर्ण संज्ञा चेक करके देख लीजिएगा, उच्चारण स्थान अलग अलग हैं, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा कभी भी नहीं होगी, है ना। तो री का अब क्या होगा? री का तो कोई दीर्घ रूप है ही नहीं, नहीं है ना। तो यहाँ पर अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि हर स्वर अपने दीर्घ रूप के साथ में सवर्ण संज्ञक हो रहा है, बाकी और किसी के साथ में सवर्ण संज्ञा इसकी नहीं होती है। ये बात क्लियर? री के बाद में यहाँ पर हमारे कुछ दीर्घ स्वर भी थे, उनकी भी सवर्ण संज्ञा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ए और ऐ, इन दोनों के उच्चारण स्थान कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु, इसका भी कंठ तालु, दोनों के उच्चारण स्थान समान है। इन दोनों के अभ्यंतर यत्न विवृत हैं, लेकिन फिर भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि हमें स्टार्ट में बता दिया था कि दीर्घ स्वरों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, इन पे हमको विचार ही नहीं करना है। हमें सिर्फ विचार करना है सवर्ण संज्ञा की बात आने पर केवल ह्रस्व स्वरों पर, जिनके दीर्घ रूप भी होते हैं। इनके आपस में उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न चेक करने पर ये सवर्ण संज्ञक पाए जाते हैं।
ठीक है। सवर्ण संज्ञा किन वर्णों की होती है, ये बात क्लियर हो गई। सिर्फ ऋस्व स्वरों की होती है जिनके दीर्घ रूप होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वरों की नहीं होती है क्योंकि इनके ऋस्व नहीं है। और री का अभी हमने बात होल्ड कर रखी है। उच्चारण स्थानों और आभ्यंतर यत्नों को हम चेक कर रहे हैं सवर्ण संज्ञा हेतु। हमने स्टार्ट में एक सूत्र देखा था, ना झलऊ मीन्स हल वर्णों की सवर्ण संज्ञा भी नहीं होती, तो हमें वर्णमाला में किसी और वर्ण पर विचार करना ही नहीं है इस प्रकरण में, है ना। तो ये बात हमारी कंप्लीट हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। सवर्ण संज्ञा जब हम चेक कर रहे थे तो हमने देखा कि अ की सवर्ण संज्ञा हो रही थी अपने दीर्घ रूप के साथ, ई की सवर्ण संज्ञा भी हो रही थी अपने दीर्घ रूप के साथ, ऊ की भी ऐसे ही हो रही थी, री की भी ऐसे हो रही थी। इन लास्ट वाले 4 दीर्घ स्वरों की नहीं करनी थी, तो हमें इधर नहीं जाना। मैंने इनके आपको भेद बता दिए हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी था। अब देखो, री जो है ये अकेला रह गया है। आपको ऐसा लग रहा है, देखो ये तो इन पर तो हमें विचार करना ही नहीं है, फिर भी इसका इसके साथ में ये साथी है, इसका इसके साथ में साथी है, अ का इसके साथ साथी इसका दीर्घ रूप था, ई के साथ भी इसका मित्र यहाँ पर था, ऊ के साथ भी इसका दीर्घ रूप इसके मित्र के रूप में बैठा था, और री के साथ भी इसका दीर्घ रूप इसके साथी के रूप में था। लेकिन अब री अकेला रह गया है। आप इस बात को ऐसे समझें कि जैसे इसका भाई इसके साथ है, इसका भाई इसके साथ है, इसका भी भाई इसके साथ है ना, इसका भी भाई इसके साथ है, इसका कोई नहीं है ना। तो ये दोनों अगर पड़ोसी हैं, क्या कहा मैंने, अगर ये दोनों पड़ोसी हैं तो इन दोनों परिवारों को हमें मिलाना है। मतलब बीच वाली जो दीवार है, ये बीच में जो आपको दीवार दिख रही है, इस दीवार को यहाँ से हमें हटा देना है। ठीक है, इस दीवार को यहाँ से हटा देना है, मतलब अब ये दोनों परिवार क्या हो गए, एक हो गए। ठीक है, री का जो परिवार था इसमें 18 सदस्य थे, री का जो परिवार था इसमें 12 सदस्य थे। जब इन दोनों को हमने मिला दिया तो इस परिवार में अब कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 30। ठीक है बच्चों, ये सवर्ण संज्ञा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अब आप पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक वार्तिक आता है, वो वार्तिक में लिख देती हूँ। री री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक का तात्पर्य यह है कि री और री वर्ण को साथ में होने के कारण, मिथ एक अव्यय पद है, इसका अर्थ है साथ में। री और री वर्ण जो है ये साथ में बैठे हुए ना, पास में बैठे हुए हैं, तो इस कारण से इनको सवर्ण नहीं होते हुए भी सवर्ण मान लिया जाए, ऐसा ये वार्तिक है। तो वार्तिक में हमें कहा री और री की सवर्ण संज्ञा नहीं होते हुए भी सवर्ण इनको मान लिया जाए। अब देखो सवर्ण संज्ञा इनकी होती कि नहीं होती, हम चेक कर लेते हैं। आप सभी को सवर्ण संज्ञा चेक करने का नियम पता है कि इनके उच्चारण स्थान देखने होते हैं। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, री का उच्चारण स्थान दंत है। इन दोनों के आभ्यंतर यत्न तो विवृत समान ही है, लेकिन फिर भी उच्चारण स्थानों की विभिन्नता के कारण ये सवर्ण नहीं है। ध्यान दीजिए, ये सवर्ण नहीं है, फिर भी वार्तिक में हमें कह दिया कि मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, अर्थात दोनों पास में रखे होने के कारण सवर्ण बता दीजिए, तो हम इनको सवर्ण संज्ञक मानेंगे। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, हम री और री को सवर्ण संज्ञक मानेंगे। तो आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है वो अब आपको समझ में आएगा कि सवर्ण संज्ञा का प्रश्न क्या होता है। सवर्ण संज्ञा के पश्चात अ के भेद हैं कितने, आपका उत्तर होगा अ के भेद हैं 18।
सवर्ण संज्ञा के पश्चात ई के भेद कितने हैं? 18। तो इस तरीके से सवर्ण संज्ञा के पश्चात प्रत्येक स्वर के भेद आपको पता चल रहे हैं। प्रत्येक स्वर के भेद कितने हैं ये आप समझ पा रहे हैं। लेकिन सवर्ण संज्ञा के पश्चात री और री के भेद कितने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 30। सवर्ण संज्ञा होने पर री और री के भेद कितने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 30। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने जो प्रश्न बोला है आप इसको लिख कर देखेंगे। इसमें मैंने री और री दोनों स्वरों का नाम लिया है, लेकिन हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ री या सिर्फ री स्वर का नाम लेकर ही पूछा जाए। सुन लीजिए प्रश्न कैसा होगा कि सवर्ण संज्ञा के पश्चात री के भेद हैं। सवर्ण संज्ञा के पश्चात री के भेद हैं। बहुत अलर्ट होकर के आपको 30 वाले विकल्प को ही चुनना है। देखिए विकल्प क्या हो सकते हैं? 18, 12, 30 या 20, कुछ भी हो सकते हैं विकल्प, है ना। तो अगर एग्जाम में आपको सवर्ण संज्ञा प्रश्न में दिख रहा है, सवर्ण संज्ञा प्रश्न में दिख रहा है और विकल्प प्रश्न में मैं आपको सिर्फ री दिख रहा है या सिर्फ री दिख रहा है, दोनों स्थितियों में आपको सी विकल्प ही सही करना है ना। री के भेद कितने हैं सवर्ण संज्ञा के पश्चात? तो आपको 18 नहीं करना है। सवर्ण संज्ञा के पश्चात री के कितने भेद हैं? तो आपको 12 नहीं करना है। बच्चों यहाँ पे सवर्ण संज्ञा लिख दिया गया है, इसलिए आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि क्या आपको ये पता है कि दोनों भेद मिक्स हो जाते हैं। 18 + 12 को मिश्रित करने पर 30 जो उत्तर आता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? इस बात को चेक करने के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सवर्ण संज्ञा वाली बात होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। किन स्वरों के 18 भेद होते हैं, किन के 12 भेद होते हैं, है ना। ये सब बातें हमको बहुत अच्छे से समझ में आई। लेकिन 30 भेद किसके होते हैं? री और री के। देखिए मैंने आपको ये बहुत सामान्य भाषा में समझाया कि जब ये पास में बैठे हैं, पड़ोसी हैं, री का कोई भाई नहीं है, तो अब बीच की दीवार हटा दी, दोनों परिवारों को मिक्स कर दिया, तो दोनों परिवारों के सदस्यों को मिलाकर के कुल संख्या हो गई 30। इस परिवार में अब कुल सदस्य कितने हैं? 30। तो इस परिवार का मुखिया री भी है, री भी है ना। मुखिया अर्थात सवर्ण संज्ञा की बात अगर प्रश्न में केवल री का नाम लेकर पूछी जाए या केवल री का नाम लेकर पूछी जाए, दोनों स्थिति में आपका उत्तर 30 ही होगा। ठीक, सवर्ण संज्ञा हमारी कंप्लीट हुई। आप लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को इस सेशन में सीखा है। बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जैसे मैंने ये अ वाली तालिका आपको बनाकर बताई है, ऐसी पूरी तालिका आप इस बनाएंगे। ऐसे आप एक तो ए दीर्घ स्वर की बना लेंगे और एक ई ह्रस्व स्वर की बना लेंगे। ठीक है, इनके आपको ए के तो 2 ही भेद करने हैं, दीर्घ नहीं ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ और प्लुत होता है। और ई के 3 भेद होंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद में विभाजित होंगे और पुनः अनुनासिक एवं अनुनासिक में विभाजित होंगे। आपको सिर्फ ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक अनुनासिक नहीं लिखना है। आपको इन्हें लिखना कैसे होता है, जैसे ये मैंने लिखकर बताया, ऐसे लिख करके तालिका कंप्लीट करनी है। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस को समझ सकें। राइट, चलिए तो मिलते हैं अगले सत्र में। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करने वाले हैं बच्चों। अगला सत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। 50 बहुवैकल्पिक प्रश्न अधिकतम संभावनाओं के साथ आपको पूछे जाने वाले हैं। अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे ये, जो आपकी समझ को विकसित करेंगे। आप इस टॉपिक में कितना सीखे हैं, कितना आपको याद रहा है, इस बात को आप जांच पाएंगे। ठीक है, चलिए, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।